तो बही खाता आप सभी ने देखा, अब वक्त चौपाल का है। जी हां, बही खाता चौपाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार सदन के पटल पर बजट पेश किया। इस बार का बजट हर मायने में बेहद अहम रहा, क्योंकि जिन हालातों से देश जूझ रहा था, आम लोगों की इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। कितनी पूरी हुई, कितने लोग निराश हुए, ये खैर बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर तीसरी बार बजट पेश किया। 1 फरवरी यानी कि सोमवार को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया। बजट को सदन के पटल पर रखते हुए उन्होंने बताया कि इस बार का बजट प्रस्ताव 6 पिलर्स पर आधारित है। वित्त मंत्री ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी विकास, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस को इस बार के बजट का 6 स्तंभ बताया है। मौजूदा हालातों को देखते हुए इस बार सरकार बहुत ही विषम परिस्थितियों में बजट पेश कर रही है। ऐसे में स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया। ऐसे में इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीनेशन के लिए विशेष प्रावधान किया है। इस मद में कुल 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अकेले हेल्थ सेक्टर के लिए इस बार के बजट में 2,23,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। सड़क निर्माण और सार्वजनिक परिवहन पर भी इस बार ज्यादा खर्च करने का ऐलान है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में भूतल परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। इनमें से 34,000 करोड़ रुपए सिर्फ असम में खर्च किए जाएंगे, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे का निर्माण होगा। साथ ही तमिलनाडु में 8,500 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने अर्बन जल जीवन मिशन पर 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2,86,00,000 घरों में स्वच्छ पीने के पानी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा पोषण मिशन पर 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात है और इसीलिए मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। खैर, मौजूदा हालातों को देखते हुए बही खाते ने हर वर्ग को साधने और संतुष्ट करने की कोशिश की है और इसी के साथ अब बजट देश के सुपुर्द है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर चौपाल चल रही है। जी हां, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी वहां पर मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है आम बजट को लेकर के, हर वर्ग क्या सोचता है। ये तमाम जानकारी आपको विवेक देंगे। विवेक, ओवर टू यू। जी धन्यवाद पूजा जी। और जैसा कि आज बजट था, पेश करने का तरीका उसका ज़रूर बदल गया, कागज़ से वो डिजिटल हो गया। लेकिन पिछले साल के बजट और इस साल के बजट में देखें तो उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है। हमारे साथ फिक्की और उद्योग व्यापार मंडल के बहुत सारे लोग हैं, आदर्श व्यापार मंडल के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो सुबह से बजट पर आंखें लगाए बैठे हुए थे। इनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या आपको मिला बजट से। संजय जी, जो हमको बजट में समझ में आया वो उसका मूल मंत्र ये है कि न्यूनतम प्रशासन, न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रशासन। सरकार ने विनिवेश पर ज़्यादा जोर दिया है, चाहे वो रेलवे की परिसंपत्तियां हों, मिलिट्री की खाली ज़मीन हो, 2 बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, 1 पब्लिक सेक्टर यूनिट है, LIC में डिसइन्वेस्टमेंट 49 से 74% कर दिया गया है। ये सब सरकार पहले से भी तमाम इस तरह के फैसले लेते आई है। इस मौजूदा स्थिति में इस तरह के फैसले से क्या देश को आर्थिक लाभ होने जा रहा है? देखिए, ये जितनी भी आपने बातें बताई हैं इनमें कुछ तो सकारात्मक हैं और बहुत सी नकारात्मक हैं। निश्चित रूप से कोरोना काल के समय हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, इस समय सेना से ज़्यादा बजट की आवश्यकता स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सरकार ने दिया है, वो कदम उसका स्वागत योग्य है। लेकिन उसके अलावा अगर दूसरे अन्य सेक्टरों में देखेंगे तो सड़क पे पिछले साल की अपेक्षा मुझे लगता है उतना इस पर काम नहीं हुआ है जितना काम इसमें और अधिक हो सकता था या और अधिक होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग, मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से हूँ, अगर व्यापारियों के दृष्टिकोण से इस बजट की समीक्षा की जाए तो व्यापारियों के दृष्टिकोण से ये बजट पूर्णतया असफल बजट है या व्यापारियों को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला, हम लोग ये बात कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 के समय पूरे देश के व्यापारियों ने जनता को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को, जो लोग असहाय थे, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, उनको राशन देने का काम, भोजन पहुंचाने का काम व्यापारियों ने किया। और लॉकडाउन की, ठीक है संजय जी, अभी आपके पास लौटते हैं। सर, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कुछ खास हमको दिखा नहीं। रियल सेक्टर में, रियल एस्टेट में काफ़ी सारा रोजगार मिलता है,
एक सिर्फ इतना देखा कि सर्वसुलभ आवास जो होते हैं उसमें अगर 1.5 लाख रुपए कर्ज लेते हैं तो उस पर ब्याज नहीं होगा। इसके अलावा कोई नई बात देखने को नहीं मिली। आपका सेक्टर क्या कहता है? सेक्टर इससे कुछ हमारे सेक्टर पे कहीं कोई उसका बहुत कोई सकारात्मक कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। और अगर उसकी रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारी स्टील है, बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, सीमेंट है, सारी चीज़ें हैं, ये सब ऑलरेडी काफ़ी महंगी है और महंगी होती चली जा रही हैं। तो इसलिए रियल एस्टेट में भी कहीं कोई बूम आने की कोई संभावना किसी तरह की दिख नहीं रही है। पैसा नहीं है लोगों के पास। सर आपके पास आते हैं, इनकम टैक्स को लेकर के ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार थोड़ा सा स्लैब में चेंजेस करेगी। पिछली बार कुछ किया था, इस बार और उम्मीद की जा रही थी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है। जिनके पास नौकरी है उनकी सैलरी 30-40% कट हो गई इन्होंने है। क्योंकि अपनी बात रखी है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, एक बार तमाम दर्शकों को वो सुना देते हैं। बजट को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये हर वर्ग को साधने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एक बार तमाम दर्शकों को सुना देते हैं। पेश किया गया है, इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। तो विवेक जी, प्रधानमंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, विकास का भी ख्याल रखा गया है, रोजगार का भी ख्याल रखा गया है, साथ में ख्याल रखा गया है किसानों का भी। लेकिन जनता ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, हम लोगों से ही पूछ लेते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम आगे बढ़े हैं इस बजट के साथ। किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और आप देखिए ना किसानों को लेकर क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है किसानों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इस बजट से कितना फायदा होने वाला है, और ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पर? किसानों का तो जो भी परेशानी चल रही है अपनी जगह है, वो सबको जाहिर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई एडिशनल नई चीज़ नहीं करी गई है और हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रेवेन्यू का सोर्स है। जीएसटी में, इनकम टैक्स में और जॉब क्रिएशन में, तीनों में अगर हमको प्रॉपरली सपोर्ट करें तो ये तीनों सेक्टर में हम गवर्नमेंट की और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम विकास भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ने के लिए इस बजट क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या ऐसी चीजें थी जो होनी चाहिए थी, आपको लगता है नहीं हो पाई?
जैसे आज जीएसटी को लेके व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी भी जीएसटी के अंदर जो प्रावधान है वो बिजनेस के लिए बहुत इजी नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है वो चीज़ें। उनको करने के लिए, उनको ईज करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जो रेट्स कहीं पे अनरीजनेबल हैं जीएसटी के, उनको रैशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, जीएसटी का कलेक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, 1,20,00,000 का बताया गया कि कलेक्शन हो गया है। तो क्या प्रॉब्लम है व्यापारियों की? सब कुछ तो ठीक चल रहा है जैसा कि सरकार कहती है। जीएसटी का कलेक्शन मेरे ख्याल से अपनी जगह है, लेकिन अगर हमको रियल पिक्चर देखनी है तो एमएसएमई सेक्टर को ध्यान से हमको देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में हमने डबल कर दिया है जो एलोकेशन था। वो एलोकेशन डबल किया है, लेकिन क्या हम लोग को मिल पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमने देखा है कि कोविड से पहले जो सरकार ने जो ऐलान किया था 3 लाख करोड़ का, उसमें से बहुत कम लोगों को इसका एडवांटेज मिला। अच्छा, और क्या आप चाहते थे, क्या होना आगे चाहिए था? बढ़ाइए हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस के ऊपर, स्पेशली रॉ विवेक मटेरियल जी, के ऊपर चर्चा को आगे कंट्रोल बढ़ाइए, होना लेकिन उससे बहुत पहले जरूरी है, मुख्यमंत्री क्योंकि क्या कह cost रहे हैं price सूबे एक के? बैरियर ये तमाम दर्शकों को एक बार सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बजट को लेकर क्या कुछ सोचना है। देखिए, वास्तव में ये बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो। तो वहीं विपक्ष की बात होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है और उत्तर प्रदेश का सशक्त विपक्ष का किरदार निभा रहे हैं अखिलेश यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी। उनका क्या कुछ सोचना है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनको भी सुन लीजिए। आगे बढ़ाने का सवाल था। लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई, अर्थव्यवस्था को धक्का लगा। उससे ज्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा, ये कहीं ना कहीं हमारे डिमांड क्रिएट करेगा, और बाजार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी, आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं। तो सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर चल रही है बही खाता चौपाल। बही खाता चौपाल का संचालन कर रहे हैं विवेक तिवारी। विवेक जी, विपक्ष कह रहा है कि बहुत सारी उम्मीदें थी, पूरी नहीं हुई, और सत्ता पक्ष कह रहा है भाई इस परिस्थिति में जैसा बजट हो सकता था उस हिसाब से तो हम बहुत अच्छा लेकर के आए हैं और हर वर्ग को साधने की कोशिश है। अब ऐसे में सवाल एक और है विवेक जी, ये कहा जा रहा है कि कई सेक्टर्स को बेचने की, सेल आउट करने की बात हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। जी बिल्कुल। उससे पहले जरा सा मैं चाहूंगा कि महिला से भी बात कर ली जाए। हमारे साथ आप हैं, गृहिणी भी हैं और व्यापारी भी हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद थी, क्योंकि पिछले 1 साल आप लोगों ने बहुत तकलीफ में गुजारा होगा, गैस के दाम भी बढ़े हैं, आमदनी कम हुई है, नौकरियां नहीं रहीं, तो कैसे आप लोग घर चलाती हैं? और इस बजट में आपने जो कुछ देखा उसमें कुछ भी अच्छा लगा आपको? देखिए, हम किसी भी क्षेत्र से हों और किसी भी वर्ग के हों, जब तक कि आम जनता की थाली लाभान्वित नहीं होती है, तब तक कि हमें नहीं लगता है कि हमें कुछ मिला है। इसके अलावा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या महिलाओं के लिए बढ़ती जा रही है, इसमें कोई भी काम सरकार ने इस समय नहीं किया है। बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्या चाहती थी, मतलब होना क्या चाहिए था जो जिसकी उम्मीद थी आपको?
देखिए अभी लेटेस्ट ही बहुत जल्दी ही 50 रुपए दाम बढ़ गया है हमारी गैस में। तो सबसे पहले हम यही चाह रहे थे कि जो हम लोग डेली में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उनमें राहत चाह रहे थे कि उसके लिए हम लोगों को स्वावलंबन बनने के लिए कुछ चीज़ें कुछ योजनाएं लानी चाहिए। वो कहीं से कहीं तक उसका कोई नाम जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप क्या सोच रहे थे बजट से? सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा दिया है, हालांकि ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा क्या होगा देश को? क्या लगता है आपको और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? सर मेरे ख्याल से जो पेट्रोल और डीजल पे अगर कुछ बढ़ता है, लाइक प्राइस अप होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट में जो हम सामान मंगवाते हैं उस पर प्राइस अप हो जाएगा और उससे महंगाई और बढ़ जाएगी। तो उससे कोई बेनिफिट तो मुझे नहीं लग रहा। जी बिल्कुल। आप सर, आप क्या सोचते हैं बजट के बारे में जो आज बजट पेश किया गया? ज्यादातर लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उनको बहुत खास नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे सब लोग। बजट में हम लोग ने 2 घंटा बर्बाद किया। ये भी उम्मीद लगाई थी कि हम व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा बजट आएगा और स्लैब भी बढ़ेगा 5 से 7.5 लाख तक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पेट्रोल डीजल के रेट वगैरह सभी चीज़ के बढ़ गए जो रोज़मर्रा की चीज़ है। जी, आपसे सर बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। आप कुछ बता रहे थे कि कुछ खास नहीं हुआ। सरकार तो कह रही है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर पर, इस पे तो खास फोकस है इस बार के बजट का। डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर में तो काफ़ी कुछ किया और करना भी चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। लेकिन हेल्थ में तो अभी बहुत काम करना बाकी है इसके अलावा भी। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तभी डेवलप करेगा जब कॉस्ट प्राइस उसकी रिड्यूस किया जाएगा। आप किसी से भी बात करेंगे, किसी बिल्डर से बात करिए कि एक कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट पिछले 2 साल में कितनी इंक्रीज़ की है, वो कम से कम 30-35% इंक्रीज़ की है। इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पे कस्टमर्स पर पड़ेगा और इसकी जो सेल है वो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो जैसा पूजा आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, फिक्की से जुड़े हुए और आदर्श व्यापार मंडल से जुड़े हुए, वो सबका उनका ये कहना है कि बजट में उनके लिए कुछ खास नहीं है। आपसे ही बात कर लेते हैं। आप क्या सोच रहे थे बजट के बारे में और जो कुछ हुआ उससे कितना संतुष्ट है? बजट में लोन के विषय पे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को लोन की फैसिलिटीज और मिल जाएगी, जो कि हम लोगों को नहीं मिली। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसका जो है बहुत ज़्यादा है और जो व्यापारियों को लोन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ठीक है, आप क्या सोचते हैं बजट के बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं पेट्रोल पे भी सेस बढ़ा दिया है, लेकिन इस समय जनता ऑलरेडी परेशान है, बेरोजगार है, व्यवस्था डाउन है। तो कहीं ना कहीं इस साल सरकार को पेट्रोल पे सेस लगाना ठीक बात नहीं थी। और किसान को मैं चाहूंगी कि ये जो तमाम लोग बैठे हुए वही लाभ देते थे। हैं, आप इनसे एक बार ये प्रतिक्रिया ले लें कि क्या लगता है कि मौजूदा अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं देश के अंदर, उसमें क्या किसी तरह का कोई परिवर्तन इस बजट के बाद नजर आएगा क्या? क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो तो कह रही है कि बहुत महत्वाकांक्षी बजट है ये, और इस कोरोना काल के बाद ये वो बजट है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। ये लोग क्या सोचते हैं? हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि अर्थव्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन नजर आएगा क्या? जी बिल्कुल संजय जी, ये कल से निर्मला सीतारमण ये कह रही थी कि ऐतिहासिक बजट होगा, अभूतपूर्व बजट होगा, ये दशा बदल देगा देश की। आपको क्या लगता है इस बजट से देश की आने वाली आर्थिक परिस्थिति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। हम लोग ये वास्तव में बजट जो था वो ऐतिहासिक था, पेपरलेस बजट। ये देश का पहला पेपरलेस बजट है। हम लोग ये चाह रहे थे कि ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई पॉलिसी ई कॉमर्स के लिए नहीं आई। रिटेल ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए थी, रिटेल ट्रेड के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। मुद्रा ऋण योजना का दायरा बढ़ना चाहिए था, उसको नहीं बढ़ाया गया। व्यापारियों के लिए आसान ऋण योजना शुरू करनी चाहिए थी, वो नहीं शुरू की गई। व्यापारियों को 20 लाख करोड़ के पैकेज में भी कुछ नहीं मिला था, आज भी कुछ नहीं मिला। हम लोग चाह रहे थे कि व्यापारियों का कोरोना काल के बाद से आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें कोई पैकेज मिलना चाहिए था। जीएसटी, आप कह रहे हैं कि कुछ बदलने नहीं जा रहा है, आपको क्या लगता है कुछ बदलेगा इस बजट से? नहीं, हमें नहीं लगता। जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार दीर्घकालिक ये बजट दीर्घकालिक है, लंबे समय के लिए है। तो हम लोग कई योजनाएं हैं कि आगे आने वाले 5 साल में पता लगेगा। सोचिए, बीमार तो अभी हम है ना। कोरोना काल के बाद पूरे देश का व्यापारी पूरी तरह से त्रस्त है, अपने परिवार के बच्चों को ठीक से फीस नहीं भर पा रहा है, बच्चों को पाल नहीं पा रहा है, और उसके बाद जो है दवाई तो अभी चाहिए थी। बीमारी हमें अगर आज है, दवाई अभी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि दीर्घकालिक बजट है, मतलब जो योजना आज शुरू की गई है या जो इन्वेस्टमेंट आज सरकार करेगी 5 साल बाद उसका असर दिखाई पड़ेगा, तो ये कुछ ज्यादा है क्या? नहीं, नो डाउट ज़्यादा है। दीर्घकालिक तो सोचना ज़रूरी है, लेकिन करंट सिनेरियो को अगर नहीं करेंगे तो दीर्घकाल में बचेंगे नहीं, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? तो पूजा, जैसा आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि बजट में कोई खास विजन नहीं है, सिर्फ बातें हैं, और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं देश की वो इस बजट के बाद कुछ खास बदलने वाली नहीं है।
बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या लगता है कि उसके बाद कोई चेंजेस आएंगे क्या? आखिरी बजट है ये केंद्र सरकार का, इसके बाद चुनाव भी होने उत्तर प्रदेश में। विवेक जी, क्या लगता है कि इस बजट के बाद लोगों का मंतव्य उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के लिए कुछ परिवर्तित हो पाएगा क्या? जी बिल्कुल, ये प्रश्न भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और अगले साल यहाँ चुनाव है और उसके पहले ये बजट आखिरी बजट होगा केंद्र सरकार का की अगर हम बात करें। उत्तर प्रदेश का बजट तो अभी आने वाला है, तो आपको लगता है इस बजट से उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई लाभ होने जा रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या लाभ मिलेगा? जब व्यापारी अगर आगे बढ़ेगा तभी उत्तर प्रदेश की सरकार को लाभ मिलेगा। जब व्यापारी नहीं हमारा रहेगा तो कहाँ से हम टैक्स भर पाएंगे, और जब टैक्स नहीं हम दे पाएंगे तो सरकार को लाभ कहाँ से होगा? सरकार को चाहिए थी, केंद्र सरकार को, कोरोना काल के अंदर में जिस प्रकार से व्यापार, सभी ट्रेड के व्यापारियों का जो व्यापार जो प्रभावित हुआ था, उसमें सबसे पहले व्यापारियों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि हम किसान तो है नहीं जो हमारा कर्ज माफ करेंगे। तो हमारा कम से कम कर्ज ना माफ करके कम से कम ब्याज ही हमारा अगर माफ कर देते तो। देखिए, व्यापारी हैं आप लोग, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहा जाता है व्यापारियों की चिंता वो खास तौर पर करती है। समय बहुत कम है विवेक जी, 30 सेकंड का समय है। चलिए आप अब बात चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, समय है हमारे पास। बिल्कुल पूजा, जैसा कि यहाँ पे सारे लोग ये कह रहे हैं जी, समय है, चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है और निराशा ही ज्यादातर लोगों को इस बजट से हुई है। जी विवेक जी, हम बात कर रहे थे कि आखिरकार योगी सरकार को इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि अभी चुनाव देखिए बंगाल में होने हैं और तमाम जगहों पर जहां चुनाव होने हैं उनको सौगात मिली है काफी ज्यादा, और उत्तर प्रदेश को भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आई इस बजट के दौरान। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जैसा कि पश्चिम बंगाल के लिए, केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए, जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां के लिए हाईवेज के लिए काफी पैसा दिया गया है। 25,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल की एक प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। हालांकि ये पिछले साल का प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट लास्ट ईयर शुरू किया था और उसी का ये दूसरा पार्ट है, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का खास तौर पर नाम लिया गया। जाहिर बात है कि इलेक्शन वहां पर होने वाले हैं और बीजेपी सोचती है शायद इससे उनका कोई फायदा होगा, और उत्तर प्रदेश इस बार को लेकर कहीं ना कहीं पिछड़ गया है और उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास ऐसी योजना जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम जुड़ा हो, ये कहकर आज कम से कम बजट में पेश नहीं की गई। पूजा, अब ये भी माना जा सकता है विवेक जी कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के पाले में गेंद डाल दी है केंद्र सरकार ने कि अब भाई आप अपने बजट से लोगों को संतुष्ट कीजिए, हमारी तरफ से विशेष योगदान नहीं होगा। जी बिल्कुल, अब जो 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, इसमें बहुत कुछ योगी सरकार को मशक्कत करनी पड़ेगी अगर 2022 का चुनाव उनको अपने पाले में, अपने खेमे में करना है, क्योंकि केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में कोई खास नहीं है। रेल को लेकर के भी अभी हाल की बहुत सारी चीजें साफ होनी है, लेकिन रेल को लेकर के भी उत्तर प्रदेश को अभी तक ऐसा कुछ खास इस बजट में नहीं दिखा है। और जहां तक जनरल अगर हम बात करें तो जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी कुछ नहीं है, किसानों के लिए भी कोई खास ऐसी बात नहीं है, सिवाय इसके कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ एलोकेशन बढ़ा दिया है थोड़ा बहुत। किसानों को लेकर के आंदोलन चल ही रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप देख ही रही हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद किसानों के लिए कुछ ऐसी बड़ी चीज सरकार कर दे जिससे कि कम से कम अगले साल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसका कोई फायदा हो, लेकिन ऐसा लगता है अभी केंद्र सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर ज्यादा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को अहम बनाने के लिए। तो आप देख रहे थे बही खाता चौपाल, बही खाता चौपाल यानी कि बही खाता पेश होने के बाद जो चौपाल लगाई जाए जिसमें किया जाए विश्लेषण, और तमाम जो वर्ग है वो कहता नजर आ रहा है कि भाई हम बहुत ज्यादा संतुष्ट तो है नहीं, और केंद्र सरकार कह रही है कि हमने इस बजट के जरिए हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश करी। आप समझिए बही खाता में किसको क्या मिली सौगात, महिलाओं को क्या मिला, महिलाओं को हर शिफ्ट में काम करने के लिए जो है स्वतंत्रता है, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। टैक्स स्लैब में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, टैक्स ट्रिब्यून का गठन किया जाएगा, टैक्स पेयर्स के लिए सुविधा है। साथ में सस्ते घर के लिए लोन में छूट मिलेगी, डिजिटल लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी छूट सरकार देने वाली है, एनआरआई को ऑडिट से छूट मिलने वाली है। साथ में समझिए क्या खास रहेगा, स्टार्टअप अगर आप कर रहे हैं तो 31 मार्च 2022 तक आपको टैक्स नहीं देना है। पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, इनकम टैक्स से उनको बाहर रखा गया है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड जो प्रावधान है वो किया गया है। साथ में आपको बता दें 2030 से नई रेल योजनाओं की शुरुआत होने वाली है, 2030, लेकिन अभी बहुत दूर है। एमएसपी बढ़ाकर
उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। कृषि और पशुपालन विभाग को यह सुविधा मिली है। दाल की खरीदारी में 10,500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले। धान की खरीदी पर 1,72,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो एपीएमसी को सशक्त करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। एग्री इंफ्रा फ्रंट का ऐलान होगा। देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब। बंगाल में बनाया जाएगा 6,500 किलोमीटर का हाईवे। यह चुनावी ऐलान है। और साथ में तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को सड़कों का तोहफा इस बजट में मिला है। बही खाते की सौगात तमाम चुनावी राज्यों को। खोले जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र के लिए 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह काम हुआ है। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। तो 15,000 स्कूलों का स्तर बढ़ाया जाएगा।